जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर 4। इसके पिछले वीडियो यानी इसके पार्ट 1 में हमने देखा था, हम लोग स्टार्ट किए थे, हम लोग ख़त्म किए थे इसके पार्ट 1 में। जो हम लोग का क्या था कि जो हम लोग देखे थे कि भारत में क्या है कि जो खाद्य सुरक्षा है वह किस किस तरह से किया जा रहा था। तो इसका जो हम लोग का लास्ट टॉपिक हमने इसके पिछले वीडियो में किया था है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक के बारे में हम लोग बात करें तो पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत में क्या है खाद्य सुरक्षा, क्या है भारत में आखिर खाद्य सुरक्षा किस किस तरह से हुआ था, कि आखिर हम लोग भारत ने ऐसा क्या काम किया कि जो भारत में खाना में जो अपना योगदान मतलब खाना में पूर्ति कर पाए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना मिल सके, किस तरह से भारत ने इस पर हासिल किया है, विजय प्राप्त किया है। तो वो सारे चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट में हम लोग सेकंड में पढ़ेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा का जो मुख्य घटक है दोस्तों, कि आखिर हम लोग किस किस तरह से भारत में खाद्य को यानी खाने वाले चीज को बचा करके रखते हैं यानी स्टोर करके रखते हैं। तो वो कौन कौन से चीज हैं इसको भी हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बफर स्टॉक के बारे में और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये दो ऐसी प्रक्रिया हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग भोजन को स्टोर करके मतलब संग्रहित करके रखते हैं कि आने वाले पीढ़ी या फिर आने वाले जो जनसंख्या होगी वो इस भोजन का यूज करेगी, इस सामान का यूज करेगी, ठीक है। तो ये सारे दो वितरण है, दो प्रणाली है, दो प्रोसेस है, ये सब के बारे में आज हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हुए नीचे आएंगे तब हम पढ़ेंगे क्या न्यूनतम समर्थित मूल्य क्या है, क्या है न्यूनतम समर्थित मूल्य हम लोग क्या किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, हम लोग निर्गत कीमत क्या कहेंगे, निर्गत कीमत कहेंगे। निर्गत कीमत क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, एक कार्यक्रम चलाया गया था। दो कार्यक्रम चले थे जो भोजन के रिलेटेड था, मतलब खाद्य से संबंधित दो ऐसे कार्यक्रम चलाए गए थे। पहला कार्यक्रम क्या था, जो पहला कार्यक्रम था दोस्तों वो क्या है अंत्योदय अन्न योजना है। दूसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। दो ऐसे योजना है जो क्या था खाद्य पदार्थ से रिलेटेड मतलब खाद्य पदार्थ से संबंधित बनाए गए थे। पहला कौन सा है जो हमारा है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, क्या लिखा है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। और दूसरा है अंत्योदय अन्न योजना। अन्न मतलब जो खाने वाले जो खाने चीज़ है, अन्न अन्न मतलब क्या हुआ खाने वाले चीज़, उसी का शुरू करते हैं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हुए नीचे आएंगे। और जो हम लोग लास्ट होगा दोस्तों आज जो हम लोग का इस चैप्टर का जो एंड जो लास्ट टॉपिक है वो है निर्धनता रेखा। आखिर हम लोग व्यक्ति को निर्धनता रेखा कब मानते हैं, व्यक्ति को हम लोग कब निर्धन कहते हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज के वीडियो में जो हम लोग क्या करेंगे क्लास 9 का जो 4th नंबर जो चैप्टर है वो पूरे कंप्लीट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा पूरा कंप्लीट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से। तो पहला टॉपिक क्या करता है देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा क्या कहता है, भारत में आखिर खाद्य सुरक्षा हम लोग कैसे करते हैं, किस किस तरह से करते हैं, ठीक है दोस्तों। खाद्य सुरक्षा तो देखिए क्या लिखा है, भारत में खाद्य सुरक्षा जो 70 के जो ईस्वी है मतलब 70 क्या होता है हरित क्रांति का शुभारंभ होता है दोस्तों। भारत में क्या होती है हरित क्रांति होती है। और हरित क्रांति के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो हमने हरित क्रांति के बारे में भी एक वीडियो बना चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम आपको बता दें जो हरित क्रांति है दोस्तों वो क्या है कि जो हम लोग पुराने ज़माने में पुरानी प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते थे कृषि उगाते थे मतलब फसल को उगाते थे। पुराने ज़माने में क्या होता था हल जोत देते थे, वही पुराना धान रहता था उसको ला के खेत में बो देते थे। उसमें क्या होता था बीहन होता था, बीहन उगता था, उसके बाद हम लोग बीहन को निकाल करके रोप देते थे मतलब खेत में रोप देते थे। उस प्रक्रिया से हम लोग फसल करते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ 1960 से 1970 के दौर क्या हुआ, एक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या MS स्वामीनाथन। क्या आया एक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन वही एक व्यक्ति है जिन्हें क्या कहा जाता है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है MS स्वामीनाथन। याद रखिएगा दोस्तों ये नाम MS स्वामीनाथन। ये जो MS स्वामीनाथन है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, याद रखिएगा। ये व्यक्ति आया, इसने क्या कहा कि जो भारत के देखा किसानों को क्या कर रहा था, अरे भाई साहब ये तो पुराना जमाना का खेती है। तो इसने क्या कहा कि ये तुम लोग नहीं सकेगा, हटो हटो हटो, हम बता रहे हैं उस प्रोसेस से तुम लोग क्या करो फसल उगाओ। क्या बोल रहा है कि जो हम बताएंगे उस हिसाब से तुम लोग फसल उगाओ, ठीक है। कौन कहा MS स्वामीनाथन कहा।
तो एम एस स्वामीनाथन के कहने पर उन लोगों ने क्या किया, ठीक है भाई वो व्यक्ति है अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, इकोनॉमिक्स है, पढ़ा लिखा हुआ है पूरा डिटेल से, तो उन्होंने क्या किया कि उस व्यक्ति का बात भी मान लिया। ठीक है, उस व्यक्ति का मान करके क्या किया, उसने क्या किया, गेहूं और जो चावल है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने क्या किया, तुम लोग क्या करो कि जो गेहूं है और चावल क्या है, गेहूं गेहूं और चावल, ये जो गेहूं और चावल की खेती क्या किया, बहुत जोर दिया। इसने कहा कि तुम लोग क्या करो, गेहूं और चावल को एक अच्छे से एकदम प्रोसेस से, हम जिस प्रोसेस में बताएंगे उसमें तुम लोग उगाओ फसल को। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, इसी के कहने पर इन लोगों ने ये सब बोना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गया। धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया है पूरे भारत में फैल गया। और अगर एक जगह से अगर कोई दूसरा जगह में कोई भी चीज़ फैलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। क्रांति कब कहते हैं, जब कोई एक छोटा सा चीज किसी एक शहर से होकर के पूरे भारत में विकसित हो जाता है, तब वो क्या होता है, क्रांति का रूप ले लेता है। तो वही हुआ दोस्तों, जो हम लोग का हरित क्रांति है वो क्या हुआ कि धीरे धीरे 2-3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति ने किया और धीरे 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 क्या हुआ, पूरा भारत में फैल गया। और जिस कारण क्या हुआ, एक क्रांति के रूप में ले लिया और उसी क्रांति को हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करें हरित क्रांति के बारे में। ये तो हरित क्रांति के बारे में आपको पूरा क्लियर हो गया। अगर इससे और डिटेल से अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे वीडियो, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर इसका लिंक दिया हुआ है, मतलब वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। हरित क्रांति के आने के जो बात होता है उस समय क्या होता है, जो हम लोग के जो फसल की जो कृषि क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, कभी भी देश में और कभी अकाल नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, हम लोग क्या करते थे पुराने ज़माने में, जब कृषि करते थे तब हम लोग पूरी तरह किस पर आश्रित होते थे, पूरा मानसून पर आश्रित होते थे। अगर मौसम अच्छा हुआ तो हम लोग का फसल अच्छा होगा, मतलब हम लोग पूरी तरह भगवान पर निर्भर करते थे, नेचर पर निर्भर करते थे। जिस कारण क्या होता था, अगर मान के चले किसी साल ज़्यादा बारिश हो गया तो भी हम लोग का फसल खराब, किसी साल कम बारिश हो गया तो भी हम लोग का फसल खराब, किसी साल ज़्यादा तेज आंधी आ गया तो भी हम लोग का फसल खराब। तो हम लोग का हर एक तरीके से हम लोग का फसल खराब होता था, जिस कारण क्या था, भारत में बहुत सारे अकाल का सामना करना पड़ता था भारत के लोगों को। तो जब से क्या हुआ, हरित क्रांति आया 1960 से 1970 के समय, हरित क्रांति जब आया तब से क्या वो लोग क्या करते थे कि भगवान पर यानी नेचर पर उतना आश्रित नहीं होने लगे, प्राकृतिक पर उतना आश्रित नहीं होने लगे। उन लोगों ने खुद अपना सिंचाई का नहर चालू किया और धीरे धीरे और जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करने लगा, जिस कारण क्या हुआ, हम लोग को अधिक मात्रा में क्या होने लगी, फसल उत्पादन होने लगी। तब से क्या हुआ, भारत में और अकाल नहीं पड़ा है दोस्तों। तो वही कह रहा है, जो हम लोग का जो भारत में खाद्य सुरक्षा है वो हमने किस तरह किया, तो हमने क्या किया, हरित क्रांति को लाने के बाद क्या हुआ, हमारा जो खाद्य सुरक्षा है उस पर हमने लक्ष्य प्राप्त किया थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो था हम लोग का फर्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेकंड क्या है, देखिए भारत में खाद्य सुरक्षा के मुख्य घटक, भारत में खाद्य सुरक्षा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, मतलब किस किस प्रोसेस से हम लोग भोजन को इकट्ठा करके मतलब जमा करके रखेंगे, किस किस तरीका है। तो वो पहला तरीका होगा दोस्तों बफर स्टॉक। क्या होगा, पहला तरीका क्या है, बफर स्टॉक है। पहला जो तरीका है वो क्या है, बफर स्टॉक है। और दूसरा तरीका है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पहला क्या है, बफर स्टॉक, दूसरा क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो पहला याद रखिएगा, भारत में जो खाद्य सुरक्षा को मतलब भोजन को स्टोर करने रखने के लिए कौन कौन सी प्रणाली यूज की जाती है, तो पहला होगा बफर स्टॉक, दूसरा होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसका हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब हम बात करेंगे बफर स्टॉक क्या है। तो बफर स्टॉक को जानने से पहले देख लीजिए हम लोग बफर स्टॉक आखिर किसे कहते हैं। बफर स्टॉक, स्टॉक से क्या हो रहा है, किसी चीज को संग्रह करना, मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना। जैसे मान के आप लोग का मान के चलिए कोई वो, तो हम लोग के मिडिल क्लास की फैमिली के पास स्टोर रूम होता ही नहीं है, वही उसी रूम में खाना खाता है, रहता है, पढ़ता है, सब कुछ एक ही रूम, 1 से 2 रूम। जो सीबीएसई वाला होता है, जो एकदम महंगा एकदम अच्छे घर में रहते हैं, उन लोग के पास क्या होता है, स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम जहाँ पर वो लोग जो सामान होते हैं, जो गेस्ट लोग मतलब जो लोग आते हैं उसको रखते हैं, उन लोग के लिए अगर अलग रूम होता है। ठीक है, तो वो स्टोर रूम होता है, मतलब उसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को रखा जाता है। हम लोग के पास नहीं होता ये स्टोर रूम। हम लोग का बस सिंपल 2 रूम रहेगा, किचन रहेगा, बाथरूम रहता है बस। ठीक है, तो बफर स्टॉक, जो स्टॉक का अर्थ क्या होता है कि किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखना, संग्रहित करके रखना, इकट्ठा करना। ठीक है, उसे हम लोग स्टोर कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI, भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो माध्यम है दोस्तों, उस माध्यम से क्या काम करता है, सरकार द्वारा क्या करता है, अधिप्राप्त अनाज जैसे गेहूं चावल को भंडार करता है। क्या कहता है, जो हम लोग का बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक हमारी संस्था है जिसका नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग क्या है, भारतीय खाद्य निगम के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, भारतीय खाद्य निगम के नाम से जानते हैं दोस्तों। वो क्या करती है, जितना भी बड़े किसान होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में फसल उगाते हैं, उससे क्या करती है, फसल को खरीद लेती है, फसल को खरीद लेती है। वो भी किस कीमत पर, वो उस कीमत पर कि सरकार एक अच्छा खासा कीमत निर्धारित करती है, और उस कीमत को हम लोग कहते हैं दोस्तों न्यूनतम समर्थित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थित मूल्य। याद रखिएगा, इसके थ्रू हम लोग इस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है, देखिए बफर स्टॉक हम लोग क्या कहते हैं कि जो भारतीय जो खाद्य निगम है वो क्या करती है, जो बड़े बड़े किसान होते हैं उससे क्या करती है, खरीद लेती है। क्या खरीदती है, जो लोग फसल उगाते हैं उसको खरीद लेती है, और वो खरीदती है तो पैसा देगी ना, ऐसा थोड़ा है कि जबरदस्ती ले लेगी, हम सरकार है हमको दे दो, देगा नहीं देगा, फेंक देगा लेकिन नहीं देगा सरकार को, ठीक है। तो ये होता है, वो क्या करती है, बदले में उसे कुछ पैसा देती है, और जो वो पैसा होता है वो कितना रेट पर ली जाती है वो निर्धारित होता है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूनतम समर्थित मूल्य। तो दोस्तों अगर आप बात करें न्यूनतम समर्थित मूल्य हम लोग किसे कहते हैं, मतलब जब साल आता है, साल के लास्ट में क्या करती है सरकार कि हम एक मूल्य निर्धारित करती है, मतलब एक पैसा निर्धारित करती है। जैसे हम लोग बात करें दोस्तों, जैसे हम लोग का कॉपी खरीदते हैं, कॉपी में क्या होता है, एक पैसा लिखा हुआ रहता है, बुक में पैसा निर्धारित रहता है कि इतना पैसा है, हो सके वो घटा के देगा या फिर हो सके वो बढ़ा के देता है, बस वहाँ मार्जिन लिखा हुआ रहता है। तो वो क्या एक निर्धारित किया गया है कि इतना से ज़्यादा लेंगे ना, इतना से कम लेंगे। हो सकता है वो घटा बढ़ाना तो हम लोग करते हैं ना कि नहीं भैया दे दीजिए ना, थोड़ा बहुत है पैसा लेन देन करके दे दीजिए, तो वो तो हम लोग बात की बात है, वो हम लोग करते हैं। लेकिन जो क्या किया जाता है, बुक में मार्जिन लिखा हुआ मतलब निर्धारित किया जाता है, तो उसी निर्धारित जो प्राइस होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थित मूल्य कहते हैं। तो न्यूनतम समर्थित मूल्य किसे कहते हैं, कि जब क्या करती है कि सरकार किसी किसान से जब अनाज खरीदती है, तब वो जितना मूल्य पर खरीदेगी, माना जितना पैसा देकर वो सामान खरीदेगी, मान के चलो 3 टका हो गया, 2 टका हो गया, 2 टका रुपया किलो या फिर 3 टका रुपया केजी, 3 रुपया केजी वो खरीदेगी, तो ये जो 3 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 5 रुपया हो गया, इसी पैसा को उस हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूनतम समर्थित मूल्य, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थित मूल्य आपको क्लियर, समर्थित मूल्य के बारे में समझ में आ गया, तो अब अभी भूलिएगा कभी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें, हमने देखा बफर स्टॉक क्या है, उसके बाद हमने देखा न्यूनतम समर्थित मूल्य के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे निर्गत कीमत। किसके बारे में बात करेंगे, निर्गत कीमत। तो निर्गत कीमत को पढ़ने से पहले हमें कुछ जो इसका सेकंड वाला है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। किस सब के बारे में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आखिर क्या है, ठीक है, बारे में, ठीक है। तो देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, तो उस सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब क्या करती है, जो सरकार क्या करेगी, बफर स्टॉक के माध्यम से भोजन को इकट्ठा कर लेगी। जो सरकार किसान से खरीदेगी कम कीमत पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत कीमत पर, न्यूनतम समर्थित मूल्य पर खरीदेगी, जितना एकदम खरीद के पूरा एकदम भंडार करके किसी एक जगह पर, पर्टिकुलर जगह मतलब किसी एक फिक्स जगह है जहाँ मिल है, मिल पर वो भोजन को, अनाज को रख देगी, ठीक है। वो अनाज को रख देगी, और उसके बाद उस अनाज को यूज़ करने के लिए क्या आता है, हमारे पास आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके थ्रू क्या करती है, वो जो सरकार कहती है कि जितना भी गांव में या फिर शहर में छोटे छोटे उस पर राशन की दुकान होती है, उस राशन की दुकान पे क्या किया जाता है, इस अनाज को भेजा जाता है। या फिर डीलर समझते हैं ना, मतलब कोटा जिसे हम लोग कहते हैं, हम लोग देहात की भाषा में कोटा, जिसे हम लोग को 3 रुपया 1 रुपया किलो चावल मिलता है, या फिर कभी कभी हम लोग मुफ्त में भी मिल जाता है। उसमें मिलता है हम लोग को दाल मिलता है, फिर गेहूँ मिलता है, फिर हम लोग को क्या मिलता है, मट्टी तेल मिलता है। तो ये सारी चीज़ है जो डीलर, ये सारे चीज़ में क्या करती है, भारत क्या करता है, जो हर एक राशन वितरण प्रणाली के बारे में, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, बड़े बड़े किसानों से अपना अब उसका अनाज तो खरीद लेती है, किस पर, जो न्यूनतम समर्थित मूल्य है उसको दे करके वो लोग पे करके, हो सके 10 रुपया 3 रुपया 4 रुपया किलो खरीद लेगी, और किसी एक फिक्स जगह पर उसको इकट्ठा करके रख देती है, ठीक है। और उसके बाद आता है जो लोग निर्धनता रेखा से नीचे जी रहे हैं,
वो हम आगे आपको बताएंगे कि कौन लोग निर्धनता रेखा से नीचे होते हैं या फिर निर्धनता रेखा के ऊपर वाले लोग को क्या कहते हैं और नीचे वाले लोग को क्या कहते हैं। ये सारे चीज़ आज हम लोग पूरे इसी वीडियो पे कवर करने वाले हैं, मतलब पूरे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए वैसी होती है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, एक हर एक जो भारत के बड़े बड़े राज्य हो गए या फिर छोटे छोटे जो गाँव होते हैं वहाँ के जो दुकानदार रहते हैं उसको अनाज भेज देते हैं, ठीक है, ये लोग। और भेजने के बाद क्या किया जाता है, जो उस दुकानदार होता है, दुकानदार क्या करता है, सरकार, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, सरकार क्या करती है, सरकार जो न्यूनतम समर्थित जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके द्वारा क्या किया जाता है, अनाज को दुकानदार पे पहुंचा दिया जाता है। दुकानदार के वहाँ दुकानदार के यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, दुकानदार के वहाँ भेज दिया जाता है, ठीक है। और यह दुकानदार क्या करता है, मतलब जो गरीब है, जो व्यक्ति निर्धन मतलब अनाज अपना जुटा नहीं पाते हैं, उसको क्या करता है, सबसे कम कीमत पर, हो सके 1 रुपया केजी हो गया, 2 रुपया केजी हो गया, 2 रुपया केजी हो गया, इतना कम कीमत पर वह दुकानदार उस व्यक्ति को देती है जो व्यक्ति क्या है, निर्धनता रेखा से नीचे जी रहा हो या फिर जिस व्यक्ति के पास अनाज अपना पोषित नहीं कर पा रहा, मतलब वो व्यक्ति जो अपना अनाज नहीं जुटा पा रहा हो अपना खाने के लिए, उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो ये जो कम रुपया मतलब खरीदी जितना रुपया 10 रुपया में अगर सरकार खरीदी तो उस व्यक्ति को देगी 1 रुपया केजी, 2 रुपया केजी। तो ये जो हुआ दोस्तों, ये जो पैसा हुआ, इसी पैसा को हम लोग कहते हैं निर्गत कीमत। क्या कहते हैं, निर्गत कीमत। देखिए सरकार क्या खरीदती है, जो हम लोग का न्यूनतम समर्थित मूल्य पर सरकार खरीदी, मान के चलिए 10 रुपया केजी खरीदी अनाज, गेहूं खरीदी, ठीक है। और 10 रुपया गेहूं खरीद करके जो व्यक्ति जिसके पास अनाज नहीं है उस व्यक्ति को जब पहुंचाती है तब उस व्यक्ति को कितना रुपया में देती है, 2 रुपया केजी, 2 रुपया केजी चावल देती है, 2 रुपया केजी आटा देती है। तो ये जो रुपया हुआ 10 से डायरेक्ट 2 रुपया, ये जो 2 रुपया मिल रहा है, 2 रुपया में किसको मिल रहा है, व्यक्ति को, जो व्यक्ति के पास अनाज नहीं है उसको दे रही है। तो वही पैसा क्या होता है, निर्गत कीमत कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्गत कीमत। तो निर्गत कीमत क्या होता है दोस्तों, कि जो न्यूनतम कहते हैं, जब क्या किया जाता है, न्यूनतम समर्थित मूल्य से भी कम मूल्य पर, मान के चलिए न्यूनतम समर्थित मूल्य कितना 10 केजी है ना, तो इसको अगर हम लोग 2 केजी पर गांव के व्यक्ति को बांटेंगे तो ये जो 2 रुपया होगा ये होगा निर्गत कीमत होगा। तो याद रखिएगा हम लोग निर्गत कीमत की जो परिभाषा है वो क्या है, कि जब हम लोग न्यूनतम समर्थित मूल्य से कम मूल्य पर व्यक्ति को अनाज पहुंचाते हैं तो उस मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत कीमत कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, निर्गत कीमत। क्लियर आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। ये कुछ ऐसी कार्यक्रम है दोस्तों जो क्या है, सरकार द्वारा चलाए गए थे, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। आखिर हम लोग राष्ट्रीय काम के बदले अनाज क्यों अपनाएं, ठीक है, तो वो सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहला क्या कार्यक्रम था, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। देखिए दोस्तों ये जो हम लोग का योजना है, इसी योजना से हम लोग को पता चल रहा है कि अगर आप काम करोगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा। आपको खाने के लिए क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा। तो काम के बदले, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो काम के बदले क्या होता है, काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज, ठीक है। तो काम के बदले अनाज, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम में क्या होता है कि व्यक्ति को काम तो दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है, लेकिन उसके बदले में उसे पैसा नहीं दिया जाता है। उसको जाओ ये लो तुम खाना करे, पैसा नहीं देती है। उस कार्यक्रम में क्या दिया जाता है, अनाज दिया जाता है। तो ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये खाद्य जो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज है, यह कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, यह कार्यक्रम शुरू हुआ था दोस्तों 2004 में। कब शुरू होता है, 2004 में शुरू होता है। याद रखिएगा यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम 2004 में शुरू होता है। और 2004 में शुरू होने के बाद दोस्तों ये जो कार्यक्रम है टोटल कितना, भारत के टोटल 150 जिलों में होता है। भारत के टोटल 150 जिलों में लागू किया जाता है कि भारत के टोटल 150 जिलों में ये जो हम लोग कार्यक्रम चलाएंगे, सरकार द्वारा ऑर्डर दिया गया और जिस फलस्वरूप क्या 150 जिलों पर काम भी किया गया और वहाँ के लोगों को क्या मिला, रोजगार तो मिला, लेकिन बदले में क्या दिया गया, अनाज दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने देख लिया राष्ट्रीय काम के बदले अनाज स्थापना कब होता है, 2004 में शुरू होता है दोस्तों। तो ये थी हम लोग। अब बात करें अंत्योदय अन्न योजना।
क्या कहते हैं हम लोग, अंत्योदय अन्न योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, अंत्योदय अन्न क्या गया। पहले तो हम बात करेंगे इसका शुरुआत कब होता है, इस योजना का शुरुआत कब होता है। तो अंत्योदय अन्न योजना का शुरुआत होता है 2000 ईस्वी में। कब शुरुआत किया जाता है, 2000 ईस्वी में शुरुआत किया जाता है, ठीक है। और इसका शुरुआत जब किया जाता है तब इसमें क्या कहा गया कि जो भारत में जितना भी व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे जीते हैं, क्या आगे हम लोग बात करेंगे, यही टॉपिक है निर्धनता रेखा। तो भारत में जितना व्यक्ति क्या करते हैं, निर्धनता रेखा से नीचे जीते हैं, वो सारे व्यक्ति को सबसे कम कीमत पर, सबसे कम से कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा कि जो भारत में जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो निर्धनता रेखा से नीचे जी रहा हो, उस व्यक्ति को क्या कराया जाएगा, फ्री अनाज। फ्री कहने का मतलब 1 रुपया केजी हो सके या फिर 2 रुपया केजी हो सके, उतने रुपये केजी अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। इस योजना के तहत, इस योजना का शुरुआत कब होता है, 2000 में शुरुआत होता है, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज का शुरुआत कब होता है, 2004 में होता है। इसका 2000 में शुरुआत होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करेंगे लास्ट जो हम लोग का बच जाता है, निर्धनता रेखा क्या कहलाती है। निर्धनता रेखा आखिर क्या, अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना के तहत क्या कहा गया कि जो व्यक्ति भारत में जितना भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या निर्धनता रेखा से नीचे जी रहा होगा, उस व्यक्ति को हम लोग क्या करेंगे, कम से कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें निर्धनता रेखा, अब हम लोग का जो लास्ट टॉपिक बच जाता है जो, तो इस चैप्टर का जो है निर्धनता रेखा क्या है। तो देखिए निर्धनता रेखा क्या है, एक लाइन है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया हमारे, मान के चलिए लाइन हो गया, और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉवर्टी लाइन कहते हैं। पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब क्या होता है, निर्धनता। पॉवर्टी मतलब क्या होता है, निर्धनता, गरीबी, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन हो गया, पॉवर्टी लाइन PL, इसे हम लोग डिनोट करते हैं PL, शॉर्ट में लिखते हैं पॉवर्टी लाइन। तो देखिए दोस्तों, ये तो मेन लाइन हो गया, और मेन लाइन जो ऊपर में रहता है, ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं, एबव, ऊपर वाले को एबव कहते हैं। तो हम लोग को एबव पॉवर्टी लाइन यानी APL, इसे हम लोग कहते हैं APL, एबव पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन दोस्तों, ठीक है। और वहीं अगर बात करें हम लोग नीचे की, तो नीचे हम लोग क्या कहते हैं, बिलो। ऊपर में अप, नीचे में बिलो, एबव बिलो। तो नीचे को हम लोग कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं BPL और इसने कहते हैं APL। तो आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति के पास BPL कार्ड है, किसी व्यक्ति के पास APL कार्ड है, ठीक है। तो आखिर इस कार्ड का नाम पता चला आपको कि आखिर हम लोग BPL कार्ड और APL कार्ड क्यों कहते हैं। तो आखिर उसका कहने का कारण क्या है कि एक पॉवर्टी लाइन खींची जाती है, और वह भी पॉवर्टी लाइन कितना में खींची जाती है, 76,000 पर खींची जाती है। कितना पर, 76,000 सालाना इनकम। क्या एक साल में किसी व्यक्ति के पास अगर 76,000 अगर कमाता है, तो वह व्यक्ति क्या पॉवर्टी लाइन से ऊपर होगा। अगर नहीं कमा पाता है तो वो नीचे होगा, तो उस व्यक्ति को BPL कार्ड दिया जाता है। और जो व्यक्ति कमा पाता है, जिसके पास इनकम उतना है, तो वो व्यक्ति को APL कार्ड दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये BPL कार्ड में टोटल प्रति व्यक्ति 5 किलो होता है, और APL कार्ड में कोई प्रति व्यक्ति नहीं, बस 35 किलो फिक्स। कितना होता है, 35 किलो फिक्स होता है। हालांकि ये जो 35 किलो है, पहले 20 किलो मिलता था। कितना मिला था, 20 किलो फ्री मिलता था, मतलब 1 रुपया पैसा चावल मिलता था दोस्तों। कहाँ से, कोटा से, जैसे हम लोग क्या कहते हैं डीलर के वहाँ से मिलता था, ठीक है। तो आपको याद हो गया, जो पॉवर्टी लाइन हम लोग क्या कहते हैं, पॉवर्टी लाइन के अगर ऊपर वाले जो रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं APL कार्ड, नीचे वाले को BPL कार्ड, ठीक है। तो अगर आप भी चेक कीजिएगा अपना घर में कौन सा कार्ड है, ठीक है, APL कार्ड है या फिर BPL कार्ड है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये तो हमारे जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, आखिर हम लोग निर्धनता, भारत में खाद्य सुरक्षा, वो हम लोग किस तरह से समझ लिए दोस्तों, ठीक है। तो वही काम करता है हम लोग का जो अंत्योदय अन्न योजना क्या करती है, जो व्यक्ति पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, निर्धनता रेखा से नीचे या बिलो हो गया ना, जिस व्यक्ति के पास BPL कार्ड है, उस व्यक्ति को क्या पहुँचाया जाता है, अनाज पहुँचाया जाता है। वही 35 किलो जो अनाज दिया जाता है ना, वही अंत्योदय अन्न योजना के तहत दिया जाता है। और यही जो दोस्तों पहली बार प्रथम स्टार्टिंग जो होता है कोटा का शुरुआत, मतलब फ्री 1 रुपया किलो चावल जो शुरू होता है, वो कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल से होता है। कहाँ से शुरू होता है, पश्चिम बंगाल से शुरू होता है, पश्चिम बंगाल से शुरू होता है। अब याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। जो पहली बार राशन का जो प्रणाली है, राशन वितरण प्रणाली है, वो कहाँ से शुरू होता है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से शुरू होता है दोस्तों। वो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको जो हम लोग ये चैप्टर नंबर 4 है अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।